नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदी रचना के अंतर्गत निबंध लेखन। तो निबंध लेखन हिंदी गद्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ ये जानेंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, निबंध क्या होता है, निबंध लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं, निबंध के अंग क्या क्या होते हैं, निबंध के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि निबंध लेखन होता क्या है। तो निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय को अपने व्यक्तित्व का अंग मानकर स्वतंत्र रीति से, स्वतंत्र परंपरा से अपनी लेखनी चलाता है। तो ये निबंध होता है। निबंध जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, जिसका अर्थ है बली प्रकार से कसा हुआ या बंधा हुआ। नी मतलब अच्छी तरह और बंध मतलब बंधा हुआ, भली प्रकार से अच्छी तरह कसा हुआ, बंधा हुआ। तो निबंध को कह सकते हैं कि जिसमें निबंध वह गद्य की विधा है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय को अपने व्यक्तित्व का अंग मानकर स्वतंत्र रीति या परंपरा से लेखनी चलाता है या लिखता है। तो निबंध जो है वो गद्य की ही एक विधा है, जैसे गद्य की अन्य विधाएं हैं जिनमें गद्य की सबसे सशक्त विधा, शक्तिशाली विधा निबंध ही मानी जाती है। जैसे अन्य है यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, ये सारी गद्य की ही विधाएं हैं। जबकि पद्य की जो है वो काव्य है, कविता है। वैसे ये साहित्य के तीन अंग होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिलकर लिखा जाता है वो चंपू शैली होता है। तो निबंध जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, अर्थात जो अच्छी तरह से कसा हुआ है, बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से निबंध साहित्य की वह रचना है जिसमें लेखक अपने विचारों को पूर्णतः मौलिक रूप से इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करता है कि उनमें सर्वत्र तारतम्यता अर्थात उनका जुड़ाव दिखाई दे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के संदर्भ में कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है, ध्यान देना निबंध का क्या महत्व है, कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। कि गद्य की कवियों के लिए गद्य कसौटी मानी जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि निबंध जो है वो गद्य के लिए कसौटी है। अर्थात गद्य आपको जानने के लिए निबंध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो निबंध की विशेषताएं पढ़ते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। निबंध में विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, जैसा आपका विषय है उसके अनुरूप ही आपकी भाषा शैली होनी चाहिए। निबंध लिखते समय वर्तनी की शुद्धता तथा विराम चिन्हों का यथास्थान ध्यान रखना चाहिए। हमारे वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए, लेखन शुद्धता होनी चाहिए, शब्दों को अशुद्ध नहीं लिखना चाहिए। और जैसे जैसे जहाँ यथास्थान पर विराम चिन्ह प्रयुक्त होने चाहिए वहाँ पर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध में वर्णित विचार एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। जो हम निबंध में विचारों का वर्णन कर रहे हैं वो उस निबंध के टॉपिक से, प्रकरण से संबंध रखते हुए होने चाहिए। निबंध में विषय संबंधी सभी पत्रों पर चर्चा करनी चाहिए। कि विषय, जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसी से संबंधित सभी पत्रों पर, सभी कारणों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, लेखन करना चाहिए। सारांश में उन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका वर्णन पहले हो चुका है। सारांश कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष, उपसंहार जो इसका अंतिम टॉपिक होता है। तो सारांश में, उपसंहार में उन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। यदि निबंध लेखन में शब्द सीमा दी गई है तो उसका अवश्य ध्यान रखें। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग शब्द सीमा तय होती है। जैसे कुछ एक में 200 से 250 देते हैं, कुछ एक में 300 350 शब्द देते हैं, कुछ में 400 से 500 देते हैं। तो हमें उसकी शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए ही निबंध का लेखन करना चाहिए। अब निबंध के तत्व देखते हैं कि निबंध के तत्व कौन कौन से हैं। कि निबंध के प्रमुख तत्व माने जाते हैं विषय प्रतिपादन। कि निबंध में विषय के चुनाव की छूट रहती है परंतु विषय का प्रतिपादन आवश्यक रहता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्वेच्छा पर निबंध लेखन कार्य करवाया जाता है, और सामान्यतः परीक्षा में ऐसा होता है कि आपको विकल्प दिए जाते हैं 4 या 5। उस विकल्प में से आपको एक विषय का चयन करना पड़ता है, और उस चयन के अनुसार ही हम निबंध लिखते हैं। तो निबंध में विषय के चुनाव की छूट रहती है, परंतु विषय का प्रतिपादन आवश्यक होता है। फिर है भाव तत्व, कि भाव तत्व होने पर ही कोई रचना निबंध की श्रेणी में आती है, अन्यथा वह मात्र लेख बनकर रह जाती है। कि निबंध में हमारे भाव, हार्दिक भाव, मूल भाव, मनोभाव रहना अनिवार्य है। कि निबंध में भावों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर निबंध में भाव नहीं होते हैं तो वह एक सामान्य लेख बनकर रह जाता है। फिर है भाषा शैली, कि भाषा शैली का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। कि निबंध की शैली के अनुरूप ही उसमें भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जो कि मैं पूर्व में बता भी चुका हूँ। निबंध एक शैली में भी लिखा जा सकता है तथा उसमें अनेक शैलियों का सम्मिश्रण भी हो सकता है। कि निबंध एक शैली में भी लिख सकते हैं, और उसमें ये शैली की चर्चा हम आगे भी करेंगे, कि और उसमें अनेक प्रकार की शैलियों का मिश्रण भी कर सकते हैं, जैसे वर्णनात्मक है, कथात्मक है, आत्मकथात्मक है, चित्रात्मक है, या वर्णनात्मक है, या कह सकते हैं विचारात्मक है। तो इस प्रकार से एक शैली में भी लिख सकते हैं और अन्य शैलियों का भी मिश्रण कर सकते हैं। स्वच्छंदता, कि निबंध में लेखक की स्वच्छंद वृत्ति दिखाई देनी चाहिए, अर्थात वो स्वतंत्र भावों से लिखना चाहिए। ये पूर्व में भी बता चुका हूँ, परंतु भौतिकता भी बनी रहनी चाहिए, उसमें वास्तविकता, मूलता बनी रहनी चाहिए स्वतंत्रता के साथ साथ। फिर बताया है कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की झलक अवश्य दिखाई देनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया। कि निबंध अपने आत्मिक जो विचार होते हैं, मनोभाव होते हैं, वह उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए क्या है कि उसमें अपने पूरे मनोभावों के द्वारा भी, अभी हमने पढ़ा था कि उसमें मनोभाव झलकने चाहिए, अन्यथा वह एक लेख बनकर रह जाता है। तो निबंध में अपने मनोभावों को सम्मिलित करने पर उसके व्यक्तित्व की झलक महसूस होती है कि ये किस प्रकार के विचारधारा वाला व्यक्ति है। अगला है संक्षिप्तता। तो निबंध में संक्षिप्तता उसका अनिवार्य गुण है। तो संक्षिप्तता भी होती है, कहने से तात्पर्य है कि हम कम शब्दों में बहुत अधिक वर्णन करके इसका वर्णन कर सकते हैं या निबंध को लिख सकते हैं। तो इसमें संक्षिप्तता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखते हैं निबंध के अंग कौन कौन से हैं। तो निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं, भूमिका या परिचय, या इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, जो हम शुरुआत में लिखते हैं। तो इस प्रकार से है, निबंध का आरंभ होता है, इसलिए भूमिका आकर्षक होनी चाहिए, जिससे पाठक पूरे निबंध को पढ़ने हेतु प्रेरित हो सकें। तो इसमें क्या है कि जो हमारे बिंदु बनाए जाते हैं, तो पहले निबंध लेखन से पूर्व, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, तो उसको देखकर आप लिख सकते हैं पढ़कर। तो पहले रूपरेखा बनाई जाती है, रूपरेखा में उन बिंदुओं को लिखा जाता है, उन बिंदुओं से संबंधित समस्त संक्षिप्त जानकारी इसमें भूमिका या परिचय में होती है। तो जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, भूमिका या परिचय, अर्थात उन सभी बिंदुओं का यहाँ परिचय दिया जाता है। दूसरा बिंदु है विस्तार। विस्तार में क्या है कि हम सभी बिंदुओं की चर्चा करते हैं। भूमिका के पश्चात निबंध का विस्तार शुरू होता है। इस भाग में निबंध के विषय से संबंधित प्रत्येक पक्ष का अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन किया जाता है। अलग अलग भेद या अनुच्छेद किए जाते हैं, पार्ट बनाए जाते हैं, और उनमें इनका वर्णन किया जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद की अपने पहले और अगले अनुच्छेद से संबंध अनिवार्य होता है। संबंधता, कि एक अनुच्छेद का दूसरे अनुच्छेद से संबंध होना अनिवार्य है। इसके लिए विचार क्रमबद्ध होने चाहिए, उनमें तारतम्यता होना आवश्यक है। और अंतिम जो होता है अंग, वो होता है उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है अंत। तो इसको निष्कर्ष भी कह सकते हैं, सारांश भी कह सकते हैं, कि इस अंग के अंतर्गत निबंध में व्यक्त किए गए सभी विचारों का सारांश या निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक ऊपर
जो भी अनुच्छेद विस्तार के रूप में जो अनुच्छेद लिख चुके हैं, उसके टॉपिक लिख चुके हैं और उससे पूर्व में प्रस्तावना या भूमिका लिख चुके हैं, उन सभी का यह सारांश निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है उपसंहार में। अब निबंध के प्रकार कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के माने जाते हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। कि वर्णनात्मक निबंध होता है कि वर्णनात्मक निबंध में स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। कोई भी स्थान, वस्तु का या दृश्य का क्रमबद्ध तारतम्यता से वर्णन किया जाता है। जैसे त्योहारों, दिवाली, रक्षाबंधन, होली तथा वर्षा ऋतु आदि पर जो लेख आदि पर लिखे हुए जो निबंध होते हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वर्णनात्मक में ही आते हैं। दूसरा प्रकार है इसका विवरणात्मक। कि विवरणात्मक निबंधों में विषय से संबंधित घटनाओं, व्यक्तियों, यात्राओं, उत्सवों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आदि प्रकार के जो निबंध हैं ये इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। फिर है विचारात्मक। कि जिन निबंधों में किसी समस्या, विचार या मनोभाव आदि को विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे नशाखोरी है, विज्ञान से लाभ हानि है, इंटरनेट से हानि या लाभ है, मोबाइल वरदान या अभिशाप है। इस प्रकार के जो निबंध हैं वो विचारात्मक शैली के अंतर्गत आते हैं। फिर है भावात्मक। कि जिन निबंधों में भाव तत्व प्रधान होता है वे भावात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे नैतिक शिक्षा का महत्व, अनुशासन का महत्व, परोपकार, साहस, इन सभी पर उपदेश, कुशल बहुतेरे आदि जो है वो निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। कि निबंध लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कुछ एक बातें दी गई हैं। कि प्रश्न पत्र में दिए गए शब्दों की सीमा का ध्यान रखें। ये पूर्व में भी बता चुका हूँ कि शब्द सीमा के अनुसार ही निबंध का लेखन करना चाहिए। कि जितना आपको निर्देश दिया गया है कि 300 या 400 या 500 जितना भी शब्द सीमा का निर्देश दिया गया है उसके अनुकूल ही निबंध लिखना चाहिए। कि भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें और विराम चिन्हों का भी यथा स्थान प्रयोग करें। ये भी बता चुका हूँ कि वर्तनी की शुद्धता हमें रहनी चाहिए, भाषा की शुद्धता से लेखन करना चाहिए और जहाँ विराम चिन्हों की आवश्यकता है वहाँ विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। निबंध लेखन में मौलिकता अवश्य होनी चाहिए, अर्थात वो मूल विषय से संबंध रखनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि विषय कुछ और हो और आप लेखन कुछ और कर रहे हैं। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें और अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, विषय से संबंध होना चाहिए। निबंध के प्रारंभ या अंत में किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषित या काव्य पंक्ति के प्रयोग से निबंध आकर्षक बन जाता है। तो निबंध के प्रारंभ में अर्थात उसकी प्रस्तावना में, भूमिका में हमें कोई भी सूक्ति लिखनी है किसी कवि या लेखक की, या स्वयं बनाकर लिख सकते हैं, कोई उदाहरण लिख सकते हैं काव्य पंक्ति या सुभाषित काव्य पंक्ति। सुभाषित मतलब कोई कोटेशन लिख सकते हैं इसमें, जिससे क्या है कि निबंध और अधिक आकर्षक बन जाता है, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये हम प्रारंभ में और अंत में लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़े तो मध्य में भी लिख सकते हैं, विस्तार में भी, किंतु प्रारंभ और अंत में लिखना आवश्यक है। और इसके साथ साथ हम उसका चित्र भी बना सकते हैं कि जो विषय है उससे संबंधित, जैसे योग है तो योग का हम चित्र बनाकर दर्शा सकते हैं, स्वच्छता पर हम चित्र बनाकर दर्शा सकते हैं, कन्या भ्रूण हत्या पर हम चित्र बनाकर दर्शा सकते हैं, वो और भी अधिक आकर्षित करता है। तो विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखें और विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग इसमें करना चाहिए। कि मुहावरे और लोकोक्ति जो है वो आपकी काव्य जो भाषा है या आपकी निबंध की भाषा है उसको और अधिक सशक्त, शक्तिशाली बनाती है, आकर्षित बनाती है। इसलिए मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग इसमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब बातें हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है और फिर आप अभ्यास करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद।